हार तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है कोई अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जिंदगी संक्षिप्त सा कोई सार नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो, भटक गए हो क्या? पढ़ाइए पढ़ाइए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में ये जो है भाग मैं तीसरा नोट्स टॉपिक बना रहा है। हूँ भाई, आप लोग इसमें नोट्स देखते बनाना हैं, शुरू कर दीजिए। हम शिल्प उत्पादन की बात करते हैं। देख लेते हैं कि ईंट, मनके तथा हस्तियां हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में। तो देखते हैं पांचवा टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, ये सबसे ज्यादा उत्पादन जो हुआ करता था चनहुद्रों में हुआ करता था। चनहुद्रो, ये जो चनहुद्रो है मात्र 7 हेक्टेयर में फैला हुआ एक नगर हुआ करता था। अब मोहनजोदड़ो की बात करें, कंपेयरिंग की बात करें, तो मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था, सबसे बड़ा जो नगर था हड़प्पा सभ्यता का, धोलावीरा के बाद मोहनजोदड़ो ही था। ये था 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। उसके मुकाबले देखें कि चनहुद्रो सिर्फ 7 हेक्टेयर में ही फैला हुआ था। तो चनहुद्रो में शिल्प उत्पादन के कारखाने मिले हैं वहां पर। जी हाँ, प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस नगर में शिल्प उत्पादन के कारखाने मिले हैं, तो चनहुद्रो में मिले हैं। सिंधु नदी के किनारे स्थित था। इस संदर्भ में देख लेते हैं कि 1931 में एन.जे. मजूमदार ने ही खोज किया था चनहुद्रो का, सिंधु नदी के किनारे स्थित था ये, और 1943 में मेकी के द्वारा उत्खनन किया गया था। और देख लेते हैं कि चनहुद्रो में ही प्राक हड़प्पा संस्कृति और झूकर संस्कृति या झाकर संस्कृति, ये क्या नाम है अजीब सा, है ना, झूकर झाकर संस्कृति किस स्थान में है, तो चनहुद्रो में है। प्रश्न पूछा गया था ये एग्जाम में कि झूकर झाकर संस्कृति किस नगर में है, तो चनहुद्रो में। आखिर था क्या ये प्राक हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन होने के बाद जो क्षेत्रीय संस्कृति थी उसको ही बोला गया झूकर झाकर संस्कृति, जो था चनहुद्रो में था। और देख सकते हैं कि इस चनहुद्रो में किलेबंदी मतलब दुर्ग नहीं थे और किसी प्रकार का घेराव नहीं हुआ करता था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद एक प्रकार का नगर से मोह भंग हो गया था वहां के निवासियों का। सब गांव की ओर जीना पसंद कर रहे थे, ग्रामीण संस्कृति में रहना पसंद कर रहे थे। तो देख सकते हैं, और इसी चनहुद्रो में ही हमको क्या मिला, हाथी, उसके बाद कुत्ता और बिल्ली, मतलब हाथी कुत्ता बिल्ली के पद चिन्ह मिले हैं चनहुद्रो में। और एक हमको ईंट मिला है। ईंट में एक कुत्ते का पंजा और बिल्ली का पंजा, मतलब बोल सकते हैं कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पद चिन्ह मिला है चनहुद्रो में। चनहुद्रो में मैं बता भी चुका हूं भाग 1 में कि लिपस्टिक मिला है, सौंदर्य प्रसाधन के संबंधी सामग्रियां मिला है चनहुद्रो में। देख सकते हैं कि चनहुद्रो में शिल्प उत्पादन में संलग्न था ये, मतलब देख सकते हैं कि मनके बनाने के कारखाने थे चनहुद्रो में। मनके आखिर था क्या भाई, मनके देखिए में मनके मिले। मनके का अर्थ होता हार। अब देख लीजिए, कल्पना कीजिए, मुझे खुद सोचने को मजबूर हो रहा है कि जो प्लास्टिक का बना हुआ है वह कितनी बारीकी से बना हुआ है ना, गोलाकार है और काफी छिद्र है। इससे भी बारीक छोटे छोटे हार, इससे भी छोटे मनके मिले हैं। मतलब मनके इतने छोटे छोटे हैं कि जितने भी इतिहासकार हैं वो काफी आश्चर्यचकित हुए हैं कि चावल से या सरसों से भी छोटे दाने में कितनी बारीकी से छेद किया हुआ है, मतलब जिसमें धागे पिरोने के लिए भी जगह बनाया गया है। मतलब इतनी बारीक से बारीक भी हार बनाए गए हैं चनहुद्रो में जो कारखाने थे। तो देखते हैं मनके बनाने के कारखाने चनहुद्रो में है। शंख की कटाई, मतलब जो शंख समुद्र से प्राप्त होते थे उसको अच्छे से डिजाइन में भी तरासे जाते थे चनहुद्रो में। धातु कर्म से संबंधित तांबे से बने हुए औजार हो गए, है ना, कांसे से बने हुए औजार हो गए, और ये चनहुद्रो में मिले हैं। मोहर, निर्माण और बाट मिले हैं। जी हाँ, बाट के अलावा जो हमको वहां प्राप्त हुए हैं, एक तराजू प्राप्त हुए हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तराजू प्राप्त हुए हैं चनहुद्रो में। आखिर उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती थी कि चनहुद्रो में कारखाने मिले मनके बनाने के। आखिर होता यह था कि जितने भी उत्खनन कार्य किए गए हैं वहां हमें तांबे के अवशेष मिले हैं, छोटे छोटे तांबे के अवशेष मिले हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाव उसका
देखा गया है। तो इससे पता चलता है कि वहां पर कारखाने होंगे तांबे के, जिसके जरिए क्या होते थे, उससे बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती, धातुएं बनाई जाती थी। जैसे कांसे युगीन सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को कांसे का अधिक उपयोग किया जाता था इस सभ्यता में। तो कांसे बनाने के जो कारखाने हैं वहां पर हमें बहुत सारे औजार मिले हैं। कल्पना कीजिए कि वर्तमान समय में जो उद्योग फैले हुए हैं हमारे भारत देश में, और कई हजारों वर्ष बाद अगर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, इसका विनाश हो जाता है, तब एक नई संस्कृति सभ्यता 1000 वर्ष बाद उत्पन्न होता है। और जब वो उत्खनन कार्य करेगा तो आसपास के उद्योगों में हमें उनको क्या प्राप्त मिलेगा, कुछ लोहे मिलेंगे, स्टील मिलेंगे, एल्युमिनियम मिलेंगे। तो उनको अनुमान हो जाएगा कि भाई यहाँ आसपास कारखाने हुआ करते थे, है ना, यहाँ पर स्टील प्लांट हुए करते थे। मतलब इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है। तो मैं ये बता रहा हूं कि हड़प्पा सभ्यता में भी हमें कुछ कूड़े करकट मिले हैं, जिससे हमारे जो इतिहासकार हैं ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर तांबे के या कांसे के या सोने के कारखाने प्राप्त, मतलब सोने के कारखाने रहे होंगे। जो भी जिस प्रकार के धातु कूड़े करकट में मिले हैं उस प्रकार के वहां कारखाने प्राप्त हुए होंगे। तो देख सकते हैं, तो हम शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी की बात कर ले तो चनहुद्रों में कारखाने प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। जो कारखाने हुआ करते थे उसके लिए कच्चा माल कहां से प्राप्त होता था? कच्चा माल एक स्थानीय स्तर पर प्राप्त होता, जैसे मृद भांड बोला जाए कि मिट्टी से बने हुए जो बर्तन थे, इसके लिए आसपास की जो स्थानीय मिट्टियां होती थी वहां से क्या बनते थे, वहां से मिट्टी को लाकर वे बर्तन बनाते थे, मृद भांड बनाते थे। देख सकते हैं स्थानीय स्तर पर प्राप्त होता था। मिट्टी की बात कर लिए तो स्थानीय स्तर पर प्राप्त हो गया। और कुछ नदी मार्गों से प्राप्त हो जाते थे। नदी मार्गों के जरिए कोई कच्चा माल लाया जाता था, या तटीय क्षेत्रों में तटीय मार्गों की सहायता से कोई कच्चा माल लाया जाता था। जैसे कि शंख हमको चनहुद्रों में प्राप्त हुए। चनहुद्रों सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से कम 150-180 किलोमीटर के आसपास चनहुद्रों स्थित है। जो चूंकि चनहुद्रों जो है नदी तट पर स्थित है और उसके काफी दूर, मतलब 200 से लेकर 300 किलोमीटर की दूर समुद्र तट स्थित है। तो वहां से शंख मंगाए जाते थे। वो किससे मंगाया जाता? नदी मार्गों के जरिए मंगाया जा सकता था, क्योंकि नाव के भी अवशेष मिले हैं। नदी मार्गों से भी मंगाए जा सकते थे। अब देखते हैं उपमहाद्वीप से प्राप्त कच्चे माल। जो भारतीय उपमहाद्वीप है जहां हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है, वहां से कौन कौन से कच्चे माल प्राप्त होते थे देख लेते हैं। तो नागेश्वर और बालाकोट से ये शंख मिलते थे। हम इसको भाग 2 में भी पढ़ चुके हैं। हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि नागेश्वर बालाकोट, अगर हम नागेश्वर की बात करें तो नागेश्वर देखिए यहाँ पर है पाकिस्तान, ये वर्तमान में जो गुजरात है उसकी छोर में नागेश्वर स्थित है। नागेश्वर तो ये नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिलते हैं, मतलब शंख यहां से मंगाए जाते थे। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि चनहुद्रों में शंख बनाने के कारखाने हुआ करते थे। तो ये कहां से मंगाए जाते थे? नागेश्वर और बालाकोट से मंगाए जाते थे। सोर्थघई जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, सोर्थघई देखिए यहाँ पर होगा काबुल के पास। तो सोर्थघई जो स्थान है अफगानिस्तान में है, यहाँ पर नीले रंग के पत्थर या बोल सकते हैं लाजवर्द मणि। तो नीले रंग के पत्थर जो होते हैं, मतलब रंग बिरंगे जो पत्थर हो गए, लाजवर्द मणि जो है, ये सोर्थघई जो अफगानिस्तान में है वहां से प्राप्त होते थे। लोथल की बात कर लें तो लोथल में स्थानीय कच्चा माल जो था कार्नेलियन, इसको भाग 2 में पढ़ चुके हैं कि कार्लियन क्या था? लाल रंग का एक रत्न हुआ करता था। चलिए कार्लियन जो थे, कार्लियन से बहुत सारी वस्तुएं बनाए जाते थे। तो कार्लियन जो था वह जो गुजरात में भड़ोच से मिलता था, है ना, जिसको लोथल में तराशा जाता था। और दक्षिण राजस्थान हुआ, बोल सकते हैं कि उत्तरी गुजरात में सेल खड़ी प्राप्त होता। मतलब सेल खड़ी जो था पत्थर था, काफी मुलायम पत्थर हुआ करता था, जिसको बारीक करके उसके बहुत सारे आकार के वस्तुएं बनाते थे, सामग्रियां बनाते थे, जो विलासिता की वस्तु के अंतर्गत आते हैं। सेल खड़ी तो हम लोग पढ़े भी थे, भी सेल खड़ी से मुहर बनाते थे। इसके अलावा बहुत सारी वस्तुएं भी बनाए जाते थे सेल खड़ी, जो हमको उत्तर गुजरात या बोल सकते हैं
दक्षिण राजस्थान से प्राप्त होते थे और ये सब कहाँ जाते थे? लोथल के पास जाते थे। चलिए अब राजस्थान के जो खेतड़ी है, खेतड़ी में तांबा व धातु जो थे वो कच्चे माल के रूप में हमको खेतड़ी से प्राप्त होते थे, जिसको क्या करते थे? बैलगाड़ी की सहायता से वह कारखाने तक जैसे लोथल या चनहुद्रो तक पहुंचाए जाते थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तांबा के नाम से फेमस था कहां? राजस्थान का खेतड़ी और एक ओमान हम आगे पढ़ेंगे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में हम ओमान में भी तांबे कच्चे माल प्राप्त होते थे। राजस्थान के खेतड़ी में जोधपुरा और गणेश्वर संस्कृति का अभ्युदय हुआ था। जब चनहुद्रो में हम बोल सकते हैं कि झूकर झाकर संस्कृति का उद्भव हुआ, तो उसी समय राजस्थान में जो खेतड़ी जो क्षेत्र है वहां पर गणेश्वर और जोधपुरा संस्कृति का उद्भव हुआ था हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद। क्षेत्रीय संस्कृति थी। हम देख सकते हैं कि भाई गेरुआ मृद भांड बोल सकते हैं तो उत्तरी गंगा के क्षेत्र में संस्कृति का उद्भव हो गया। चमकीले लाल मृद भांड संस्कृति बोल सकते हैं गुजरात में इसका उद्भव हुआ। बहुत सारी छोटी छोटी संस्कृति बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृति का अभ्युदय हुआ, उदय हो गया हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद। अब देखते हैं सुदूर क्षेत्रों में संस्कृति की बात करें, संपर्क कैसे था? तो ओमान में तांबा ओमान से भी मंगाते थे। हम तो खेतड़ी से मंगाते भी थे, साथ साथ ओमान से भी मंगाते थे। मेसोपोटामिया में भी तांबे के अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मंगाए गए रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जैसे कि हमको वहां पर उल्टे नाव मिले हैं, वहां पर मुहर मिले हैं, वहां पर बर्तन मिले, मृदभांड मिले हैं, तांबे मिले हैं, कार्नेलियन मिले हैं, सेल खड़ी के मुहर मिले हैं। तो ये सब मेसोपोटामिया में बहुत सारे अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के और ये आदान प्रदान भी हुआ करता था। संस्कृति की बात करें तो वहां पर हमको देखेंगे मेसोपोटामिया में एक मर्तबान मिला है। मर्तबान देखिएगा, उसका आकार इस तरह का था। मर्तबान रियल में मृदभांड होते थे, मिट्टी से बने हुए बर्तन को मर्तबान कहते थे। तो देख सकते हैं कि मर्तबान और मृदभांड में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मर्तबान का अर्थ ही होता है मिट्टी से बने हुए बर्तन। तो मैं यहाँ पर एक आकृति बनाया हुआ हूँ मटके के समान। तो ये दिख रहा है कि इस मटके के समान जो मर्तबान है या मृदभांड है वो उसका रंग है काले रंग का। इसमें दिखता है हमको जो प्राप्त हुआ है, आपको साइड में दिख भी रहा होगा, इसके ऊपर जो काले रंग का लेयर, काले रंग का जो परत चढ़ाया जाता था। इसका अर्थ ये माना जाता है कि भाई कुछ अंदर द्रव्य रखा जाता था जिसका रिसाव ना हो, मतलब रिसाव को बचाने के लिए, रिसाव ना हो उसके लिए काले रंग का लेप चढ़ाया जाता था। तांबे से बने हुए बहुत सारी वस्तुएं, धातुएं मिले मेसोपोटामिया में। तो इस प्रकार से देखते हैं कि सुदूर क्षेत्र में भी संपर्क था। यहाँ पर एक नजर के रूप में देख सकते हैं कि कच्चे माल का जो निर्यात, कच्चे माल का हम एक संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं कि जो कच्चे माल का जो आयात किया जाता था स्थानीय स्तर पर किया जाता था। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो मृदभांड हो गया, मृदभांड बनाना मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो स्थानीय स्तर पर जो मिट्टी प्राप्त होते थे उससे हो गया। दूसरा देख सकते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो क्षेत्र थे वहां से कच्चे माल मंगाए जाए, जैसे कि राजस्थान के खेतड़ी से तांबा मंगाया गया। अब बता सकते हैं कि भाई सुदूर क्षेत्र मतलब मेसोपोटामिया, ओमान जो संस्कृतियां थी वहां से आदान प्रदान होता था व्यापार का। देखिएगा इराक में ही मेसोपोटामिया की संस्कृति, मतलब जो वर्तमान में हम जिसको इराक कहते हैं, वहां पर मेसोपोटामिया की संस्कृति अस्तित्व में थी। और हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया और माया संस्कृति सब एक समकालीन थे, एक समय के थे सब। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं मुहरे व मुद्रांकन। मुहर जो हुआ करते थे वह आयताकार हुआ करते थे और मुद्रांकन कैसा हुआ करता था। अब अगला देखते हैं मुहरे या मुद्रांकन। मुहरे जो हुआ करते थे वह आयताकार हुआ करते थे, जो सेलखड़ी पत्थर से बनाए जाते थे, जो भाग 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में। अब देखते हैं मुद्रांकन। मुद्रांकन होता यह था कि कोई वस्तु है जिसको अन्यत्र ले जा रहे हैं, व्यापार के रूप में अन्यत्र ले जा रहे हैं। तो अंकन में होता यह था कि सपोज कल्पना कीजिए कि उस समय अगर हड़प्पा सभ्यता होता तो ये जो दिख रहा है बोरी है ना, बोरी दिख रहा है, ये इसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, वस्तु रखे हुए हैं और एक प्रकार का मिट्टी का लेप होता था। जो रस्सी है उस पर मिट्टी लगा
इस तरह से मिट्टी लेप लगा होता था और उसमें मुहर लगाया जाता था। बच्चे का जो क्ले है और बच्चे का जो अल्फाबेट वाला है, हालांकि वो बच्चा सो रहा है मेरा, इसका मुझे अभी छूने दे रहा है। अगर उठा होता तो शायद मुश्किल होता है ये एग्जाम्पल देना मुझे। तो चलिए आते हैं टॉपिक में। तो देखिए, ये जो अगर ये हड़प्पा सभ्यता में हुआ होता तो हड़प्पा सभ्यता में अगर इस बोरी के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, कीमती चीज रखी है, उसको मैं किसी और क्षेत्र में पहुंचाना है सुरक्षित रूप से, तो क्या होता था, एक व्यापारी जिसको भेजना है तो रस्सी के ऊपर इस तरह का मिट्टी लेप लगाता था और वह एक मुद्रांकन मतलब एक प्रकार का सील टाइप का होता था, उस पर छाप मारता था तो उसका उकेरा हुआ छाप इस पर आ जाता था और यह बिल्कुल सुरक्षित रूप से उस क्षेत्र में उस व्यक्ति के पास चला जाता था। और जब व्यक्ति उसको चेक करता था, देखता था कि हाँ ये कहीं सब ओके तो है, सब इस पर जो मुद्रा दिख रहा टूटा तो नहीं है, किसी ने खोला तो नहीं है इस बोरी को, तो यह उसको एक्सेप्ट करता था। मतलब कितनी पारदर्शिता हुआ करती थी उस समय। ठीक है, उनको जो मुद्रांकन मिले हैं वह एक मिट्टी पर मुद्रा कि आपको साइड में दिख रहा होगा कि एक मिट्टी है, उस पर मुद्रांकन किया गया है, सील लगाया गया है, जिसको एक प्रकार का सिंपल हुआ करता था उस समय की बात करें तो। मुद्रांकन में जो उकेरा जाता था वह भाव चित्रात्मक हुआ करता था। भाव चित्रात्मक उस समय हुआ करता था कि उस समय जो अनपढ़ हुआ करते थे वो भी आसानी से उसको समझ सकते थे। मगर हम लोग वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लिपि थे उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। पता नहीं अनपढ़ से भी ज्यादा हम लोग, चलिए छोड़िए। तो जो लिपि हुआ करती थी उसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, मगर उस समय जो व्यक्ति हुआ करते थे, उस समय के व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ लेते थे क्योंकि वह भाव चित्रात्मक थी। तो जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी, मतलब ऐसा मुद्रांकन में बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं। तो हम देखें, अब रहस्यमय लिपि की बात कर लें। रहस्यमय लिपि में हमको प्राप्त होते हैं कि बहुत काफी शब्दों की लिपि मिलती हैं, जो ज्यादातर बोला जाए हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि हुआ करते थे। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने इस ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वह बाएं से दाएं की ओर लिखा है। मेरा बायां हाथ है और मैं जो भी लिखा हूं ईंट, मनके तथा अस्थियां, मतलब बाएं से दाएं लिखा हूं। हड़प्पा सभ्यता मतलब बाएं से दाएं हमारी देवनागरी लिपि हुआ करती है। मगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में दाएं से बाएं लिखी जाती थी। समझ लीजिए यहाँ पर हाथी बना लिया, यहाँ पर कुछ बना लिया, कुछ कुछ लिखा हुआ है जो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। रहस्यमय लिपि एक थी। अरे वाह इतना लेक्चर देता रहा और किसी का कॉल आ गया, शायद वीडियो बना नहीं और मैं लेक्चर देता रहा। ठीक है, फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ कहां पर आए थे। मोहरे मुद्रांकन की बात कर लेते हैं, हो गया। रहस्यमय लिपि थी। रहस्यमय लिपि ऐसी थी जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। उस समय जो अनपढ़ व्यक्ति हुआ करते थे आसानी से पढ़ लेते, क्योंकि उस समय की जो लिपि हुआ करती थी भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। मगर हम अनपढ़ से भी ज्यादा है, अनपढ़ है क्योंकि हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए अभी तक। देख सकते हैं कि बाट की बात करें, बाट जो था वह चट नामक पत्थर से बनाई जाती थी और जो हमें तराजू प्राप्त होते हैं, मतलब तराजू उत्खनन में हमको मिले हैं चनहुद्र और लोथल में। ये तराजू जो होते तांबे के बने होते थे और बाट जो था उसका आकार छोटा बड़ा बहुत सारा होता था। सोने को मापने के लिए, सोने को तोलने के लिए छोटे बाट की आवश्यकता होती थी। अगर बात करें अनाज को तो बड़े बाट की आवश्यकता होती थी और इस पर एक विशेष प्रकार की द्विधारी मानदंड के आधार पर उकेरे जाते। द्विधारी मानदंड मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह के अंक उसमें शामिल हुए रहे होंगे। चलिए देखते हैं, प्राचीन सत्ता की बात कर लेते हैं। प्राचीन सत्ता में हम देख सकते हैं कि प्रसाद रियल में जो शासक हुआ करता था उनका जो महल हुआ करता था उसको प्रसाद कहते थे। हम लोग बोलते हैं कि वर्धा में बिल्डिंग या महल, तो उस समय प्रसाद उसका नामकरण हुआ करता था। और देख सकते हैं कि शासक में पुरोहित राजा को माना गया था, मतलब कोई विशेष प्रकार के समूह हुआ करते थे, सभी शासक कहलाते थे, जिसमें हर व्यक्ति शासक कहलाता था। वह जो पूरा बात करें हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर बात करें मांदा से लेकर दायमाबाद मतलब जम्मू कश्मीर से गुजरात की बात करें या औरंगाबाद की बात करें तो ये क्षेत्र में एक ही प्रकार की बाट सिस्टम थी या तराजू थी, या तो बोल सकते हैं कि विशेष प्रकार का मुद्रा ही चलन में था। पर ये बात होता है कि भाई
विशेष नियंत्रण क्षेत्र रहा होगा, तभी तो इतना जो नियंत्रित कानून हुआ करते थे वो एक जैसा हुआ करते थे। तो जो पुरोहित राजा हुआ करता था वो पूरी सत्ता का नियंत्रण करता था, मतलब विशेष समूह का। तो यहाँ पर दो पक्ष हो जाते हैं इतिहासकारों का। एक पक्ष बोलता है कि एक विशेष प्रकार का समूह हुआ करता था जिसका हर व्यक्ति राजा कहलाता था, शासक कहलाता था, और एक बोला कि एक प्रकार का पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत सारे आते हैं। अब देख सकते हैं ईंट की बात कर लें। ईंट जो हुआ करता था, ईंट मैंने यहाँ पर बनाया, ईंट की जो लंबाई हुआ यह अनुपात में था 4:2:1 में हुआ करता था। ईंट की बात करें, स्नानागार की बात करें, मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिले हैं, विशाल स्नानागार मिले हैं, वह जो थे 29 फीट या बोल सकते हैं कि 11.88 मीटर लंबा हुआ करता था और 23 फीट चौड़ा हुआ करता था और गहराई इसका 8 फीट हुआ करता था, जो विशेष अनुष्ठानिक पर्वों में इसका उपयोग करते थे, ऐसा बोला गया है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में ही विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, विशाल गोदाम मिला है वहां पर। वो बात कर लें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में दो बंदरगाह नगर थे, सूतकांगेडोर और लोथल। लोथल जो था वह साबरमती नदी की सहायक नदी थी, उस समय भोगवा नदी की तट पर स्थित था। तो भोगवा नदी, तो लोथल में जो बंदरगाह में जो प्रवेश द्वार हुआ करते थे जिसमें नाव आसानी से आया जाया करते थे, उसमें विशेष प्रकार की लकड़ियों का प्रयोग होता था। और लोथल में जहां पर जलयान रुका करते थे उसकी कुछ दूर में ही गोदाम बनाया गया था, इसका भी फोटो आप देख रहे होंगे। तो ये लोथल के बारे में देखें। सूतकांगेडोर में भी बंदरगाह नगर था। तो हम देख सकते हैं कि अगला जो भाग 4 आएगा, भाग 4 जो होगा हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे होता है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है, इस भाग को जरूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का अंतिम भाग 4। धन्यवाद। जी सर।